नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बीजेपी के दलित लीडर और गवर्नर बिहार रामनाथ कोविंद एनडीए के सदारती उम्मीदवार होंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो मुल्क के आइंदा सदर मुंतखब हो जाएंगे। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में जो आज मुनक्किद हुआ था, रामनाथ कोविंद को एनडीए का सदारती उम्मीदवार मुंतखब किया गया है। सियासी हलकों में वो काफी पसंद किए जाते हैं और इनके खानदान की जिंदगी के तर्ज को भी काफी पसंद किया जाता है। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के 48% वोट हैं, जबकि इसे तेलंगाना राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके जैसी जमातों ने तायद का तयख्खुम दिया है। बीजेपी सरबराह अमित शाह ने कहा कि इनकी पार्टी ने अपोजिशन जमातों बशमूल कांग्रेस को अपने इस फैसले से वाकिफ करवा दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से फोन पर बात की है और इस फैसले से वाकिफ करवाया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि दूसरी जमातें भी एनडीए उम्मीदवार की तायद करेंगी। कोविंद के नाम से कई हल्के हैरत में पड़ गए। खुद बीजेपी और आरएसएस के कुछ गोशों ने भी इस इंतखाब पर हैरत का इजहार किया है। हालांकि खुद आरएसएस का इसरार था कि हिंदुत्व इमेज रखने वाले किसी शख्स को एनडीए सदारती उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को मुंतखब करते हुए न सिर्फ अपोजिशन के लिए रास्ता तंग कर दिया है, बल्कि उन्होंने आरएसएस को भी मुतमईन करने की कोशिश की है। जिस तरह की अलामती सियासत का चलन है, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कुछ जमातों के लिए रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी की मुखालिफत करना आसान नहीं होगा। बाएं बाजू जमातों की जानिब से हालांकि अपना उम्मीदवार पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये इनकी संघ परिवार से नजरियाती जंग है। कई दूसरी जमातें जैसे जनता दल यू और बहुजन समाज पार्टी सियासी एतबार से रामनाथ कोविंद की मुखालिफत का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगी। ये जमातें अपने आप को दलित और दौलत और इनकी हमदर्द करार देती है। कोविंद का इंतखाब ऐसे वक्त में भी किया गया है जब उत्तर प्रदेश में दलित ग्रुप्स की जानिब से आदित्यनाथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आदित्यनाथ की हुकूमत में उत्तर प्रदेश में दलितों पर हमले हो रहे हैं और इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दलितों का इल्ज़ाम है कि आलाजात वालों और गौ दहशतगर्दों की जानिब से अक़लियतों के साथ इन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। रामनाथ कोविंद अगर मुंतखब हो जाते हैं तो वो मुल्क के दूसरे दलित सदर होंगे। इससे कबल 1997 से 2002 तक KR नारायण सदारती ओहदे पर फायज थे और वो भी दलित थे। सीबीआई की एक टीम ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए यहां के तालिब इल्म नजीब अहमद के लापता हो जाने की तहकीकात शुरू की। नजीब अहमद 16 अक्टूबर 2016 को अपने हॉस्टल से लापता हो गए थे। सीबीआई की टीम इन इल्जामात की तहकीकात कर रही है कि नजीब अहमद और ABVP के तलबा के माबीन माही मांडवी हॉस्टल के करीब झगड़ा हुआ था। इसके अलावा सीबीआई की टीम इन हालात का भी जायजा ले रही है जिनमें यह झगड़ा हुआ था और फिर बाद में नजीब अहमद लापता हो गए। जराये ने बताया कि सीबीआई टीम इम्कान है कि मुश्तबा अफराद से और इन अफराद से भी मुलाकात करेगी जिनके नाम इस मसले में सामने आए हैं। नजीब की वालिदा फातिमा नफीस ने हाल ही में सीबीआई ओहदेदारों से मुलाकात की थी जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। कांग्रेस ने बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद को कौमी जमहूरी इत्तेहाद का सदारती उम्मीदवार बनाने के भारतीय जनता पार्टी के फैसले को एकतरफा करार देते हुए आज कहा कि अपोजिशन पार्टियां 22 जून को इस सिलसिले में फैसला लेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को उम्मीदवार का नाम तय करने के बाद इसकी इत्तला दी है। पार्टी को ऐसी तौक़्क़े नहीं थी। लगता है कि सिर्फ खानापूरी के लिए कांग्रेस लीडरों को इसकी इत्तला दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का एकतरफा फैसला है। अगर वो इस तरह का फैसला करने के लिए आजाद है। अब तालिब इल्मों की डिग्री को भी आधार से मुंसलिक किया जाएगा और इसमें इनकी तस्वीर भी होगी और इनके कॉलेज का नाम भी लिखा जाएगा। फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने विजन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से अवामी पॉलिसी और इंतजामी उमूर में नौजवानों के किरदार के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार में तालिब इल्मों से खिताब करते हुए ये इत्तला दी। नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद इस सेमिनार में 25 रियासतों के तलबा मौजूद थे। जावड़ेकर ने तालीम के मैदान में जिद्दत, नयापन और इस्लाहात का जिक्र करते हुए बताया कि नेशनल डिजिटल डिग्री डिविजनरी के तहत कोई तालिब इल्म अपनी डिग्री हासिल कर सकता है और इसमें इस तालिब इल्म का आधार नंबर भी होगा और इसमें इसकी तस्वीर भी होगी और इसके कॉलेज का नाम भी होगा ताकि दिल्ली हुकूमत के एक वजीर की तरह कोई फर्जी डिग्री हासिल ना कर सके। उन्होंने कहा कि हमने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाया है जिसमें 60 लाख किताबें हैं और कोई तालिब इल्म मुफ्त में इन किताबों को पढ़ सकता है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद भी दलित और अक़लियती तबक़ात हनूज़ इंसाफ से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ साहब हुजूर नवाब उस्मान अली खान बहादुर की लाख एकड़ अराजी जो हुकूमत ने जब्त की थी, इसको सरकारी तौर पर बरसों से इस्तेसाल होता आ रहा है, जबकि रियासत में दलित और अक़लियती तबक़ात की अक्सरियत अपने घर से महरूम है।
लिहाजा हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि वो हस्बे वादा मुआशी पसमानदगी का शिकार दलित और अक़लियती तबक़ात के लिए एक घर फराहम करें, वरना रियासत तेलंगाना में खुली अराज़ी जो सरकारी कहलाई जाती है वो सरमायादारों और सियासी कायदीन की ज़ाती ज़रूरतों की तकमील का जरिया बन जाएगी। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मियाँपुर लैंड स्कैम की CBI के जरिए तहकीक़ात के मुतालबे पर मुनक़िदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद सोमाजीगुड़े में मीडिया से बात करते हुए जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने इन ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर कोदंडाराम, गोपाल शर्मा, रामकृष्ण रेड्डी और दीगर ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ज़हीरुद्दीन अली खान ने जागीरदाराना निज़ाम के रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ के जरिए और आसिफ जाही खानदान के अराज़ियात जिसको सरकारी तौर पर जब्त किया गया था इसका इस्तेसाल किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि इलाक़े तेलंगाना के इंडियन यूनियन में शामिल होने के बाद जब्त की गई अराज़ियात को रियासत तेलंगाना के बेघर अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक रियासत तेलंगाना में मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात को सर छुपाने के लिए एक घर नहीं मिल जाता तब तक तेलंगाना हुसूल तेलंगाना का मकसद पूरा नहीं होगा। चेयरमैन तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी और अवकाफी अराज़ियात का सियासी कायदीन के हाथों इस्तेसाल कोई नई बात नहीं है, मगर तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हमें इस पर कंट्रोल की तौक़े थी जो गलत साबित हुई। चन्नानगुट्टा हमला केस की समाअत आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और आज वकील दिफा ने अदालत में अपनी बहस में वाक़े से मुतालिक कई हक़ाइक़ से अदालत को वाकिफ़ करवाया। एडवोकेट जी गुरुमूर्ति ने अपने मुवक्किलीन के हक़ में ये इस्तदलाल पेश किया कि 30 अप्रैल साल 2011 को पेश आए वाक़े में अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ पर, बाएं हाथ पर जुमला 6 ज़ख्म हुए थे और इस बात को केस के गवाह डॉक्टर बारी ने अपने बयान में बताया था। वकील दिफा ने बताया कि अकबरुद्दीन अवैसी को मज़कूरा ज़ख्म इनके मुवक्किलीन पर किए गए हमले के दौरान पेश आए। उन्होंने बताया कि हमला केस के कई गवाहों और मशहूर अंग्रेजी अखबारात दी हिंदू ने यह दावा किया था कि अकबर ओवैसी की बंदूक की गोली से इब्राहिम बिन यूनुस याफ़ई की मौत वाक़ हुई थी। उन्होंने बताया कि इनके मुवक्किल मोहम्मद पहलवान और अकबर ओवैसी के दरमियान मुखासिमतें इजाफा इस वक्त हुआ जब रुकन असम्बली इन्हें मुसलसिल जान से मारने की धमकी दे रहे थे और इनके खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया था। गुरुमूर्ति ने वाज़ेह तौर पर यह बताया कि मोहम्मद पहलवान लैंड ग्रैबिंग के वाक़यात में मुलविस नहीं है और ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, जबकि ओवैसी फैमिली लैंड ग्रैबिंग में मुलविस है। और वकील दिफा ने लैंड ग्रैबिंग कोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत में बताई जिसमें ओवैसी फैमिली के एक अहम शख्स को सजा हुई थी। मोहम्मद पहलवान पर मुजरिमाना साजिश के इल्जामात बेबुनियाद है और इस केस के गवाह नंबर 14 रहमतुल्लाह तैयब ने अदालत को गुमराह करते हुए यह दावा किया था कि इसने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर उमर फंक्शन हॉल वाक़े चन्नानगुट्टे को बुकिंग के लिए गया था, जहां पर इन्हें साजिश का पता चला था। एडवोकेट गुरुमूर्ति ने बताया कि रहमतुल्लाह तैयब एक सरगर्म मजलिसी कारकुन है और इसने हल्के असम्बली चन्नानगुट्टे के अलावा चेन्नई के म्युनिसिपल इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी। अपने इस दावे को साबित करने के लिए वकील दिफा गवाह के बास तस्वीर अदालत में पेश किए जिसमें इसका ताल्लुक मजलिस पार्टी से बताया जाता है। वकील दिफा ने इब्राहिम याफ़ई के पोस्टमार्टम से मुतालिक अपना इस्तदलाल पेश किया और बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि इस नौजवान पर करीबी फासले से फायरिंग की गई थी जिसके नतीजे में मौत वाक़ हो गई थी। अकबर ओवैसी और इब्राहिम याफ़ई के दरमियान हाथापाई भी हुई थी। वकील दिफा की जानिब से 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर हमले के वाक़े की वीडियो भी दिखाई गई। अदालत ने इस केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। कायद बीजेपी मुकन्नना पार्टी जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में मजहबी असास पर मुसलमानों को दिए जाने वाले 12% तहफ़्फ़ुज़ात की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तायीद व हिमायत करने से मुतालिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गलत व झूठी तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने इस गलत तशहीर की मजम्मत करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद और हाईकोर्ट फैसले की मुखालिफत व खिलाफ वर्जी करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति की ज़ेर क़यादत हुकूमत मजहब पर मबनी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तजवीज़ पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया। जी किशन रेड्डी ने मीडिया से कहा कि हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर मुल्क में इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात की बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत मरकज़ी सतह से ही मुखालिफत करती आ रही है और अवाम के माबीन नफरत और तफरुक़ात पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ उकसा कर हुकूमत तेलंगाना अपनी वोट बैंक सियासत कर रही है और हाका मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहमी के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत इक़दाम कर रही है, लेकिन आइंदा ये तमाम इक़दाम गैर यकीनी ही दिखाई देंगे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 23 जून को हैदराबाद मुनक़्क़िद शुदनी वर्ल्ड डिवाइन कांग्रेस के आलमी हिकमत अमली इत्तेहाद की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रणब मुखर्जी जुम्मे को 12 बजे दिन बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 तक 1:30 बजे इस तकरीब में शिरकत करेंगे और इसके फौरी बाद नई दिल्ली वापस हो जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने आज कहा कि सदर जमहूरिया के दौरे के इंतजाम के ज़िम्मन में मुख्तलिफ महकूमा जात के आला अहदेदारों का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। GSA वर्ल्ड डिवाइन कांग्रेस का NRI सेवा फाउंडेशन की तरफ से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और सदर प्रणब मुखर्जी इसका इफ्तिताह करेंगे।
रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में कार खैर का कोई नाम बदल नहीं। बिलखुसूस जिस्मानी व माली इबादत इलाही के अलावा साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज की गई ताकि उम्मत मुसल्लमा के मुस्तहिक़ीन इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। इन ख़यालात का इज़हार आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने कोटला अलीजा में मालवाला पैलेस पर मुनक़िदा अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती मरहूम के फ़र्जंदान की जानिब से गुरबा व मसाकिन में रमज़ान पैकेज की तक़सीम तक़रीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरहूम अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती सखी ताजिर वो दूर अंदेश सियासी क़ायद थे और अपनी हयात में बेशुमार फलाही अवामी समाजी मजहबी खिदमत अंजाम दिए जो नाकाबिल फरामोश है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरहूम मस्कती सेठ का शुमार इंतहाई बावक़ार शख्सियतों में हुआ करता था और वो आखिरी दम तक बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की खिदमत को जारी रखे थे। उन्होंने मरहूम मस्कती सेठ के फ़र्जंदान की सताइश की जिन्होंने अपने वालिद के नक्श कदम पर गामजन रहकर गरीबों की मदद व ताउन को जारी रखा। जनाब ज़ाहिद अली खान एडिटर सियासत ने कहा कि इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का नाम तारुफ का मोहताज नहीं। तकरीबन निस्फ सदी से इब्राहिम मस्कती डेयरी प्रोडक्ट का क़याम अमल में लाया और अल्लाह के फजल करम से मस्कती डेयरी प्रोडक्ट के साबिक़ा चेयरमैन और मेरे साथी मेरे हमदर्द मुखलिस दोस्त मस्कती साहब ने न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना व आंध्रा के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, बैरून ममालिक बशमुल मस्कत, यमन, सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात मजबूर व महरूस अवाम की बाज़ाबातकारी करके इनको रोज़गार फराहम किया। जनाब ज़ाहिद अली खान ने कहा कि मस्कती सेठ कभी किसी को मायूस नहीं किया बल्कि वो हर किसी की मदद ऐसे किया करते थे कि दूसरे को पता नहीं चलता।